नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी शून्य का गणित। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शून्य का गणित। तुम चित्रा हो ना? चूड़ियों की दुकान पर पैसे चुकाती उस महिला से मैंने पूछा। क्षण भर तो वह विस्मय से मुझे घूरती रह गई। दूसरे क्षण उसकी आंखों में परिचय का भाव उभरा। आप अदिति दीदी हैं ना? उसने किलक कर कहा और मुझसे लिपट गई। पर क्षणांश ही में जैसे उसे एहसास हो गया कि वह बीच बाजार में खड़ी है। उसने अपने को धीरे से अलग कर लिया और तब मैंने उसे गौर से देखा। अब मुझे खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि इस भरी पूरी महिला में मैंने नन्ही चित्रा को कैसे ढूंढ लिया। दीदी, आप तो कहीं बाहर थी ना? उसने पूछा। हाँ, जर्मनी में हूँ। भतीजी की शादी में आई हूँ। मैं भी आजकल दुबई में हूँ। दीदी की शादी के लिए आई हूँ। दीदी मतलब ऋचा ना? मैंने असमंजस में पूछा और फिर तुरंत ही अपने को संभाल लिया। भाई, ऋचा को मेरी मुबारकबाद दे देना। मैं क्यों दूंगी? आप खुद आकर देना। इट विल बी अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर हर। चलिए ना, कहीं चलकर बैठते हैं। वहीं मैं आपको कार्ड भी दूंगी। 4-5 कार्ड मैं साथ लेकर ही चलती हूँ। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? वह तो यूं ही विंडो शॉपिंग कर रही थी। छिपरा दीदी को लेकर पार्लर गई है। मैंने कहा तुम अपना भी मेक ओवर करवा लेना, तब तक मैं बाजार का चक्कर लगाती हूँ। बाहर से आओ तो अपने शहर का हाट बाजार घूमना अच्छा लगता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल 16 आने ठीक कह रही हो। तभी तो मैं भी यहाँ धूल फांकने चली आई हूँ। हम लोग एक छोटे से रेस्तरां में आकर बैठ गए। एहसास या मुस्कान, ऐसा ही कुछ नाम था। आजकल यहाँ कितने ईटिंग जॉइंट खुल गए हैं ना? नहीं तो पहले क्वालिटी और इंडियन कॉफ़ी हाउस के अलावा तीसरा नाम ही नहीं था। बैरा जब कॉफ़ी और कटलेट का ऑर्डर लेकर चला गया तो उसने बैग से 2 कार्ड निकाले। दीदी, भैया भाभी के नाम का अलग से दे रही हूँ, उन्हें भी ज़रूर लाइएगा। एक कार्ड हाथ में लेकर मैं उलट पलट कर देख रही थी कि उसने अचानक कहा, आप सोच रही होंगी कि ऋचा दीदी की शादी इतनी लेट क्यों हो रही है। तो बात यह है दीदी कि उन पर हम सबकी जिम्मेदारी जो थी, हम दोनों और माँ बाबूजी, हम दोनों बहनों की शादी हो गई। 3 साल पहले माँ चल बसी। पिछले साल बाबूजी भी नहीं रहे। अब जाकर दीदी को अपने बारे में सोचने की फुर्सत मिली है। मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी चित्रा। यह तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ न कुछ परेशानी तो रही ही होगी, नहीं तो शादी इतनी देर से क्यों होती। मैं तो यह सोच रही थी कि कार्ड तुम दोनों के नाम से क्यों है। किसी के नाम से तो होना चाहिए था ना। दीदी अपने नाम से छपवाती तो अच्छा थोड़े ही लगता। अब सारी दौड़ धूप हम लोग कर रहे हैं तो हमारा नाम डाल दिया। तुम्हारे एक बड़े भैया हुआ करते थे ना, वे क्या हुए? यह पूछते हुए मेरा स्वर अकारण ही कांप गया। बड़े भैया को आप जानती नहीं हैं क्या? यथा नाम तथा गुण, पूरे गौतम बुद्ध हैं, एकदम निर्विकार अनासक्त। और भाभी रानी हैं एकदम मंथरा का अवतार। ऐसी ईर्ष्यालु, झगड़ालू और कर्कशा औरत दुनिया में दूसरी नहीं होगी। ईश्वर भी कैसी कैसी जोड़ियां बनाता है। जोड़ी कैसी भी बनती चित्रा, उसका हश्र यही होना था। तुम्हारे भैया ठहरे पढ़ने लिखने वाले आदमी, घर गृहस्थी उनके वश की नहीं थी। वह पढ़ना लिखना भी अब कहाँ रहा दीदी? ऐसे वातावरण में कोई लिख सकता है भला? कहाँ तो हम सोचते थे कि अपने घर में दूसरा प्रेमचंद पैदा हुआ है। इस औरत ने सब मिट्टी कर दिया। और मज़े की बात यह है कि ऋचा दीदी की सारी सहानुभूति भाभी के लिए ही है। कहती हैं कोई भी लड़की ढेर सारे सपने लेकर ससुराल आती है, यहाँ आकर पता चले कि पति एकदम औघड़ किस्म का है और घर में 3 अनब्याही ननदें, एक पढ़ने वाला देवर और बूढ़े सास ससुर भी हैं, तो कोई भी लड़की बौखला जाएगी। अब बताइए, हमने कोई बात छिपाई थी? उनके पिताजी, चाचा, ताऊ आकर 10 बार घर देख गए थे।
तुमने अभी पढ़ने वाले देवर की बात की तो याद आया, सोहम आजकल कहाँ है। वो तो सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इंटर्नशिप पूरी होते ही बोले, इस नरक में मैं अब एक पल भी नहीं रह सकता। एक बार जो गए तो पलट कर नहीं देखा। लड़ाई भाभी से थी और सजा भुगती माँ ने। बेटे से मिलने की आस लिए लिए ही इस संसार से चली गईं। सोहम भैया के जाने के बाद तो वह नरक हमारे लिए घोर नरक बन गया। भाभी के मन में तो यह बात जैसे बैठ ही गई कि बाबूजी ने ज़रूर छोटे को कोई खजाना सौंपा होगा, नहीं तो बिना रुपए पैसे के आदमी घर से बाहर कितने दिन रह सकता है। यह तो अच्छा हुआ कि उन्हीं दिनों दीदी को कैंपस में क्वार्टर अलॉट हो गया और दीदी हम सबको वहाँ से निकाल लाईं। उसी की बदौलत माँ बाबूजी के आखिरी दिन आराम से कट गए। हम लोग भी ढंग से पढ़ लिख गईं, नहीं तो क्या पता हम भी घर से भाग जाती। वह कुछ और कहने जा रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। हाँ, आ रही हूँ, उसने कहा और मोबाइल बैग में रखते हुए बोली, वे लोग फ्री हो गई हैं शायद, मैं चलती हूँ। पर दीदी, आपको शादी में ज़रूर आना है। मैं तो अभी आपको मिलाने ले चलती, पर दीदी बेवजह कॉन्शियस हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें पार्लर जाने के लिए राज़ी किया है, तो आइएगा ज़रूर, उसने फिर एक बार अपना आग्रह दोहराया। चित्रा के चले जाने के बाद भी उसकी बातें देर तक मेरे कानों में गूंजती रहीं। एक हंसता खेलता परिवार कैसे बिखर गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खुशी हो रही है या दुख हो रहा है। मुझे वह शाम याद आई जब मैं आखिरी बार गौतम से मिली थी। मैंने उसे बताया कि पापा आजकल ज़ोर शोर से मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, तो उसका वह तो इतना अप्रत्याशित था कि मैं तो अचकचा गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कि उसने ही बात आगे बढ़ाई। यह तुम मुझे इन्फॉर्म कर रही हो या मुझसे सलाह मांग रही हो? तुमने क्या आजकल मैरिज काउंसलिंग का धंधा शुरू कर दिया है? धंधा तो शुरू नहीं किया, पर तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। कैसी सलाह? यही कि शादी ज़िंदगी का एक अहम मसला है। जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना, किसी के दबाव में मत आना, वही करना जो तुम्हारा मन कहता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर गड़ाकर मैंने कहा, मेरा मन क्या कहता है, क्या यह भी मुझे बताना पड़ेगा? वह सकपका गया, फिर डूबती सी आवाज़ में बोला, तुम्हारे मन की बात तो बाद में सोचूंगा, पहले अपने मन की बात तो पता कर लूं। कब तक पता करोगे? कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं शादी ब्याह या घर गृहस्थी जैसी चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। शादी कर भी लूँगा तो वह निभेगी नहीं। हम दोनों के बीच जो एक नाजुक सा सुंदर सा रिश्ता है, वह भी चूर चूर हो जाएगा। इसके बाद पापा मेरे लिए जो पहला रिश्ता लाए, मैंने वहीं हाँ कर दी। मेरी शादी को कोई 6-8 महीने बीते होंगे। वीज़ा की प्रतीक्षा में मैं कभी ससुराल कभी पीहर को आबाद कर रही थी। उन दिनों मैं मम्मी के यहाँ थी कि गौतम की शादी का कार्ड मिला। दरअसल 2 कार्ड आए थे, मेरे नाम से अलग आया था। मम्मी ने उन लोगों की समझदारी की तारीफ़ भी की थी, क्योंकि अब मेरा वजूद अलग हो गया था। कार्ड खोलने के बाद मैंने भी उसकी समझदारी की दाद दी थी। वो तो अच्छा हुआ वो कार्ड मेरे ही हाथ आया, किसी और ने पढ़ा होता तो अनर्थ हो जाता। कार्ड में एक फुट नोट था, अदिति, तुम्हारी शादी के बाद ही एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी तुम। तुम्हारे जाने के बाद जीवन में एक शून्य सा भर गया है। यह शादी उसी खाली जगह को भरने की कोशिश भर है। उस समय यह सब पढ़कर इतना गुस्सा आया था कि मैंने कार्ड के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिए थे। शादी में जाने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन इस समय वह सब याद करके गौतम पर तरस ही आ रहा था। इच्छा हो रही थी कि उससे जाकर पूछूं कि गौतम, तुमने ये क्या किया? अपने जीवन का शून्य भरने के लिए तुम एक जीती जागती हाड़ मांस की औरत ले आए। अब अगर वह 24 घंटे घर में महाभारत मचाए रहती है तो क्या गलत करती है? अपना फ्रस्ट्रेशन वह कहीं तो उतारेगी। गौतम, बचपन में क्या कभी तुमने रिक्त स्थान भरने के प्रश्न हल नहीं किए? इतना तो तुम्हें पता होगा कि खाली जगह में कोई भी शब्द ठूंसने से काम नहीं चलता। वहाँ तो बस सार्थक
या कम से कम समानार्थक शब्द भरने से ही बात बनती है। और एक शून्य को दूसरे से भरने की कल्पना तो एकदम ही हास्यास्पद है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।